सो हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो एसएसबी में पर्सनल इंटरव्यू होता है वो कैसे कंडक्ट होता है और उसमें इंटरव्यूइंग ऑफिसर के द्वारा कैसे कैसे क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं, आपको कैसे हॉल में बुलाया जाता है, कैसा वहाँ का सीटिंग अरेंजमेंट रहता है और मैं आपको बताऊंगा कि आपको आंसर्स कैसे देने हैं। अगर मैं इस वीडियो को एक ही पूरे में ऐड करूँ तो शायद मेरे मोबाइल की स्टोरेज में भी ना पाए। सो मैं इस वीडियो को सेक्शंस में बना रहा हूँ। ओके, सो दिस इज़ अवर फर्स्ट सेक्शन और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज ही के आज में मैं 3-4 सेक्शन अपलोड कर दूँगा या ट्राई करूँगा 8 सेक्शन अपलोड करने के लिए। सो आप अपना पेशेंस बनाए रखें और लर्निंग कंटिन्यू रखें। तो देखिए, मैंने जैसे कि बताया था कि आपका डे 1 में स्क्रीनिंग होता है और डे 2 से लेकर के डे 4 तक इसमें आपके पर्सनल इंटरव्यू होंगे। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी। वैसे मैं बेसिक चीज़ें ही बता दे रहा हूँ कि आपका जो स्टेज सेकंड होता है, ये सब स्टेज सेकंड के अंदर आता है। वैसे स्टेज सेकंड के अंदर डे 5 भी आता है, जिस दिन आपकी कॉन्फ्रेंस रहती है, जिस दिन आपको आपका फाइनल रिजल्ट बताया जाता है। टेस्टिंग आपकी डे 1 से लेकर डे 4 तक ही होती है। तो डे 2 से लेकर डे 4 तक में आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है और ये कब होता है? ये होता है आफ्टर लंच। ओके, जब आप लंच करने जाएंगे, मेस जो होती है आई थिंक 1 से लेकर के 2 बजे तक खुली रहती है, 1 घंटे के लिए। देखिए, हर सिलेक्शन सेंटर का अलग टाइम टाइम होता है। इतना जानिए कि लंच के बाद ही, रेयर केस में लंच से पहले बुला लेते हैं, रेयर केस में, बट मैक्सिमम लोगों को लंच के बाद ही बुलाते हैं। ओके, सो इंटरव्यूइंग, जल्दी से अपने पॉइंट पे आते हैं। इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए, आप इंटर पास करके आए हैं, सो आपसे ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा। आपका कोई पर्टिकुलर बिजनेस नहीं है, आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, आप किसी जॉब रिटेलिंग मार्केट के इंटरव्यू में नहीं गए कि आपसे कंपनी के इंक्रीज और क्या नाम है फ़ायदे वायदे के बारे में पूछेगा। आपसे सिर्फ आपका ही पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा कि आप खुद को कितने अच्छे से जानते हो, आपने लाइफ में क्या क्या काम अच्छे किए और क्या क्या काम आपने गलत किए जिसको आपको सही वे में करना चाहिए था। इट्स ऑल अबाउट टेक्निक ऑफ आंसरिंग। इंटरव्यू इज ऑल अबाउट, मैं लिख दे रहा हूँ, आप हमेशा याद रखें, इट्स ऑल अबाउट टेक्निक ऑफ आंसरिंग। ठीक, देखिए, CIQ क्वेश्चन आपसे पूछता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर। इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन क्वेश्चनरी। ओके, सो आपसे कुछ CIQ क्वेश्चन पूछता है। आइए देखते हैं कितने CIQ क्वेश्चन वो पूछता है और किस मैनर में पूछता है। देखिए, मैंने आपके लिए सीट तैयार की है और मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं उससे मैंने कंक्लूजन निकाला कि ऐसे ही पूछता है वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ऐसे ही पूछते हैं आपसे। सो डे 2 से डे 4 लंच के बाद ही कंडक्ट होता है मैक्सिमम केस में। ठीक, ये तो फिक्स है, या तो दूसरे तीसरे चौथे इसी दिन आएगा। फर्स्ट CIQ की मैंने फुल फॉर्म बता दी, ये इस क्वेश्चनरी होते हैं। तो वो आपसे 8 CIQs पूछते हैं। इंटरव्यू आपका मैक्सिमम CDS के लिए जा रहे हैं तो 1 घंटे से अप जाता है। अगर आप NDA के लिए जा रहे हैं तो हाँ, 1 आवर या कभी कभी 1 घंटा 15 मिनट चलता है, बट इससे ज़्यादा आप नहीं समझ सकते, एवरेज यही है। ओके, जो स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस उतना सही नहीं रहता उन सबका 30 सेकंड हो गया, 25 सेकंड, 25 मिनट हो गया, सॉरी 30 सेकंड नहीं, 30 मिनट 25 मिनट ऐसे ही चलता है। सो वो आपसे क्वेश्चन एक एक करके नहीं पूछता है। हम लोगों को बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन रहते हैं इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले, मुझे भी बहुत थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत भी हुई बाद में। जब मैंने एक इंटरव्यू फेस किया तब मुझे पता लगा कि रियल में टेस्टिंग प्रोसीजर कैसा है। इसीलिए मैं आप सबके लिए एकदम ग्राउंड अपडेट लाता हूँ कि आप सब किसी भी धोखे में ना रहें। मैं भी यही सोचता था कि क्वेश्चन एक एक करके पूछते हैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर कि आप किस कॉलेज में पढ़े, मैंने आंसर दिया। आपके मार्क्स कितने थे, मैंने आंसर दिया। जैसे कि जनरली लोग पूछते हैं, बट नहीं, वहाँ पे रैपिड फायर पूछा जाता है। रैपिड फायर का मतलब हो गया 8-10 क्वेश्चन इंटरव्यूइंग ऑफिसर एक ही बार में बोल देगा। रैपिड फायर का मतलब हो गया कि 8-10 क्वेश्चन इंटरव्यूइंग ऑफिसर एक बार में बोल देंगे। जैसे कि मैंने लिखा है, मान लीजिए आपका नाम अमन है, तो वो कहेंगे, अमन, टेल मी अबाउट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, the name of your school and college. How much distance of your school is from your house? What was your choice of subject? What was which competitive exam did you appear after class 12 or in class 12th? What are your alternate career options? What are the co-curricular activities
in which you have participated in class and school and colleges. You have many friends. uh, which is your best friend and why? Who is your best friend and why? Many teachers have taught you, in which some have impressed you and some have disappointed you. Name them and why they impress you and why they disappointed you. Continuing in the same manner, is you find yourself फाइनेंशियली वीक इन फाइनेंसिंग योर एजुकेशन? इतना बोल देंगे सर। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा एक ही बार में कैच कर ले सारे के सारे क्वेश्चन और उसके दिमाग में बैठ जाए कि हाँ भाई ये पूछा है, बट अगर आप एक बार में कर ले रहे हैं तो वो एक अलग ही इंप्रेशन जाता है माइंड में इंटरव्यूइंग ऑफिसर के। ओके, सो ट्राई करें। जैसे 10 क्वेश्चन पूछे सर ने, ये 8-9 क्वेश्चन पूछे, तो आप उसमें से ट्राई करें कि 7-8 क्वेश्चन को दिमाग में बैठा ही लें कि सर ने क्या पूछा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ओके, मेरे स्कूल का नाम, ठीक, डिस्टेंस कितनी है, तुरंत। फिर डिस्टेंस पूछ ली, अब उसके बाद चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, वेरी गुड, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यहाँ तक तो कम से कम आप तैयारी कर लें कि को करिकुलर एक्टिविटीज़। हाँ, 3 क्वेश्चन अगर आप भूल रहे हैं कोई नहीं, आप दोबारा आ सकते हैं कि सर प्लीज़ सर रिपीट द रिमेनिंग क्वेश्चंस, तो वो रिपीट कर देंगे। ओके, देखिए, इसके दौरान आपको इंग्लिश में ही बोलना है, या बीच बीच में आप हिंदी यूज़ कर सकते हैं, बट जितना कम हिंदी यूज़ करेंगे उतना ही सेफ में रहेंगे। हिंदी यूज़ करिए, बट जैसे कुछ कुछ वर्ड की मीनिंग नहीं पता आप, तो उसे हिंदी में बोल दीजिए। ओके, बट आप प्रॉपर हिंदी में नहीं दे सकते इंटरव्यू। ठीक, सिलेक्शन बहुत ही कम है यार, बहुत ही कम रेशियो में देखा गया। बहुत क्या यार, वही है कि अभी तक बहुत कम ही देखा गया। मैंने तो अपने अभी तक केस नहीं सुना कि किसी ने हिंदी में इंटरव्यू दिया और उसका सिलेक्शन हो गया। सो आप यही देखिए, आपको इंग्लिश हिंदी कम बोलनी है, कम, जब जब रिक्वायर्ड हो, जब आपको लगे कि नहीं हो पाएगा। सो ये रहा आपका क्वेश्चन। ऐसे ही आपका ये CIQ 1 है। ये वीडियो में हम CIQ 1 पढ़ रहे हैं। टोटल 8 CIQs हैं, CIQ 1 हमने पढ़ा। 8 रैपिड फायर क्वेश्चन इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछेगा, जिसमें फर्स्ट रैपिड फायर मैंने आपको क्वेश्चन लिख दिया है। अब आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ बैठते हैं कि हम कैसे कैसे सॉल्यूशन इसका बता सकते हैं। सो देखिए, मैंने अपनी कॉपी में लिखा है, और ये मेरे हिसाब से जिस हिसाब से मैंने पढ़ा है, और आपसे ये क्वेश्चन पता है पूछते समय उनके पास आपका एक PIQ फॉर्म रहेगा। वो PIQ फॉर्म के बारे में मैं आपको अभी शाम को वीडियो बनाऊंगा, मैं उसके बारे में अभी मैं उसका प्रिंट आउट निकलवा के लाऊं, तो मैं आप सबको बताऊंगा कि CIQ फॉर्म कैसे फिल करना रहता है। CIQ फॉर्म में आप ये सारी डिटेल्स पहले से फिल करे रहते हैं, फ्रेंड्स वगैरह नहीं रहते, कॉलेज वगैरह ये सारी डिटेल्स रहती हैं। सो आप भटक नहीं सकते, आप उसे मिसगाइड नहीं कर सकते, आपने जो लिखा है आपको वही बोलना है। ओके, तो जल्दी से हम इस वीडियो का सॉल्यूशन देखते हैं। सो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टेल मी अबाउट योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको कुछ ऐसे प्रोसीड करना है। अगर आप कॉलेज में, ओके, और अगर आप स्कूल में, स्कूल आपने क्लियर किया, पास किया, आपने स्कूल पास कर लिया, तो आपने कॉलेज में नहीं ड्रॉप लिया है। 2 कंडीशन है, या तो आप कॉलेज में हैं या तो आप स्कूल में पास आउट कर लिया, आप अभी ड्रॉप लिए, ड्रॉप। तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है। उसने पूछा आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में वो जानना चाहते हैं कि आप किस स्कूल में पढ़े। आप ये सारे क्वेश्चन देखिए, आप किस स्कूल में पढ़े, आपने 12th के मतलब कहाँ से पास करी, कितने परसेंटेज हैं। अगर आप 12th पास हैं और अभी आप BSc कर रहे हैं, कर नहीं रहे, मतलब वो क्वालिफाई अभी ग्रेजुएट नहीं हुए हैं, तो आपको 12th के नंबर बताने हैं, 10th के नंबर बताने हैं और 8th के नंबर बताने हैं। ओके, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको 10th के नंबर बताने हैं, 12th के, और BSc BA जो आपने किया हो, BSc BA BCom BTech जो भी आपने किया है आप वो बताएं, या आपने कोई डिप्लोमा किया है वो भी बताइए। ओके, इस तरह बताना है। तो आपको ऐसे बताना है, मैं एक मैनर में बोलना है कि सर या मैम जो भी हैं, आई स्टडीड इन दिस स्कूल, मतलब आई स्टडीड इन, अपने स्कूल का नाम लिख देना है। ओके, अब आप CIQ 1 का आंसर दे रहे हैं, आपको एक लाइन में पूरा पैराग्राफ में आंसर देना है। ओके, आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, बस आपके क्वेश्चन 10 के 10 बता दो आप, कोई भी गैप नहीं करना है। वो आपसे बार बार पूछेगा इज यू आर मिसिंग एनी क्वेश्चंस, तो आपको बताना है।
आई स्टडीड इन दिस स्कूल, उस स्कूल का एड्रेस लिख देना है, एड्रेस। ओके, जैसे मान लीजिए किसी स्कूल का एड्रेस है निर्माण विहार, तो आप लिख देंगे निर्माण विहार सेक्टर इतना इतना, ठीक, और ये आपके स्कूल का नेम हो गया। सो और फिर उसके बाद लिखना है एफिलेटेड टू। देखिए बहुत बच्चे छोड़ देते हैं एफिलेटेड टू। सर आई स्टडीड इन दिस स्कूल, एड्रेस बता देना है। फिर उसके बाद विच इज एफिलेटेड टू यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, या आप अपना स्टेट बोर्ड लिख सकते हैं, ठीक। इन क्लास जैसे इन क्लास 10th फ्रॉम वेयर, इन क्लास 10th फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर। अगर आपने 8th 9th 10th एक ही जगह से किया है, तो 8th 10th और 12th एक जगह से किया है, तो आप बता सकते हैं फ्रॉम वेयर आई हैव कंप्लीटेड माई स्टडी फ्रॉम क्लास नर्सरी टू क्लास 12th। तो वो समझ जाएगा कि इसने पूरा का पूरा पढ़ाई वहीं से की है। तो आपको बार बार स्कूल का नाम नहीं बदलना है। आपने अगर स्कूल बदला है तो उसे भी आप अरेंज करिए कि सर मैंने इस कॉलेज से यहाँ तक पढ़ाई की, उसके बाद मैं फर्दर स्टडीज़ के लिए यहाँ से यहाँ पढ़ा, ठीक। तो फ्रॉम मैं जैसे नर्सरी से लेकर 12th तक एक ही स्कूल में जैसे मैं पढ़ा, तो मैं ऐसे ही लिखूंगा फ्रॉम वेयर आई हैव स्टडीड फ्रॉम क्लास नर्सरी टू स्टडीड फ्रॉम नर्सरी टू क्लास, ऐसे करके 12th तक मैंने पढ़ा। इन विच इन क्लास 12th, इन क्लास 8th मैंने जैसे स्कोर किए 86%, 86.5%, ठीक। एंड 8th में इन क्लास 10th आई हैव स्कोर्ड 83.13%। ओके, इन क्लास 12th आई हैव स्कोर्ड 92.4%। सो ये आपको ऐसे एक लाइन में बता देने। सो आपका देखिए एक क्वेश्चन निपट गया, दूसरा क्वेश्चन निपट गया। आपने कॉलेज का नाम बता दिया, वो कैसे किस देखिए ये एफिलेटेड वाला ज़्यादा मेन होता है, बच्चे छोड़ देते हैं, तो आपको ये नहीं भूलना है कि वो किस से एफिलेटेड है। सो आपको ऐसे बताना है इन क्लास 8th आई हैव स्कोर्ड 86.this%, इन क्लास 10th इतना, इन क्लास 12th इतना। ओके, बीए बीकॉम जो भी आप कर रहे हैं, आप उसको जैसे अब बीए बीएससी वाले 10th से बताएंगे, 12th से बताएंगे, उसके बाद कहेंगे फॉर माई ग्रेजुएशन आई मूव टू दिस कॉलेज। मान लीजिए महावीर स्वामी महाविद्यालय, फिर उस स्कूल का हल्का सा एड्रेस बता देना है। मान लीजिए है चिन्नाहट लखनऊ, आपने बोल दिया। सो आपको जहाँ जो थोड़ा सा आपको हिंट देनी है, और उसके बाद आपको फ्रेम कर लेना। तो ये सब एक ऐसी चीज़ें हैं जो आप प्री प्लान तरीके से घर से तैयार करके जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको कंठस्थ होनी चाहिए, वहाँ पे आपकी सांस ना अटके, क्योंकि वहाँ पर इतनी नर्वसनेस रहती है कि तुरंत सोच के तुरंत एग्जीक्यूट करना बहुत कठिन है। अगर आप कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है, पर अगर आप प्रॉब्लम में अपने आप को पा रहे हैं तो जानबूझ के उसमें अपने आप को और प्रॉब्लम में मत डालिए। ओके, सो ये आपने ये बता दिया 10th का 12th का। अब मूव करते हैं आगे। बीएससी वाले बीएससी का बता देंगे, बीएससी का फाइनल मार्क्स बताएंगे, हर सेमेस्टर वाइज बताने की जरूरत नहीं है। ओके, अब आपसे वो पूछेंगे हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम कॉलेज, आपके स्कूल आपके कितना डिस्टेंस था, तो आप बता दीजिए कि मैं 12 किलोमीटर था। अब मैं आपसे CIQ 8 में पूछूंगा। ओके, 12 किलोमीटर दूर था आपका कॉलेज। ये कॉलेज है, स्कूल है या कॉलेज है जहाँ पर आप करंटली पढ़ रहे हैं, वो 12 किलोमीटर दूर है। ओके, ये चीज़ वो आपसे बाद में पूछेगा, मैं भी बताऊंगा जब CIQ 8 की वीडियो शूट करूंगा तो उसमें बताऊंगा। फिर वो पूछेगा व्हाट वाज योर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, आपने क्या क्या चॉइस ऑफ सब्जेक्ट ली। आप PCM लिए तो PCM बताइए, साथ में बताइए। आपने PCM लिया है तो PCM बताइए, साथ में ये भी बताइए कि आपने उसको सेलेक्ट क्यों किया, आपकी चॉइस ऑफ सब्जेक्ट PCM ही क्यों थी। आप ये बता सकते हैं सर मुझे इंटरेस्ट है उसमें, और मुझे अच्छा लगता है PCM पढ़ना या PCB पढ़ना, या मेरे टीचर्स ने सजेस्ट किया मुझे और इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ। ओके, सो CIQs के क्वेश्चन कभी बदल भी सकते हैं, ऐसा नहीं। CIQ 1 के कुछ CIQ 2 में भी आ सकते हैं, कुछ 3 में भी आ जाते हैं। फिर वो आपसे पूछेंगे कि विच कॉम्पिटेटिव एग्जाम डिड यू अपीयर इन क्लास 12th और आफ्टर क्लास 12th, आपने क्या किया। सो जैसे कोई बच्चा है उसने NDA का एग्ज़ाम दिया, CIQ 2 में आ जाते हैं। इन क्लास 12th अगर आपकी एज है तो आई हैव अपीयर्ड इन NDA और JEE मेंस। मान लीजिए आपने NDA दिया और JEE मेंस दिया, ठीक।
अब यहाँ पर आपको ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं होना है, ठीक। मान लीजिए अगर आपका दोनों निकल गया, ठीक, मान लीजिए अग्निवीर भी आपने भरा था, ठीक, एज हो जाती है ना 12th में, तो अग्निवीर भी भरा था, सीयूईटी भी दिया था। अब देखिए केस, देखिए चारों निकल गया तो चारों बताइए। सर आफ्टर क्लास 12th आई अपीयर्ड इन एनडीए, जेई मींस अग्निवीर एंड सीयूईटी, आई क्लियर्ड ऑल ऑफ देम। अलग ही इंप्रेशन और इन्फिनिटी। बट ये नहीं निकला, ये नहीं निकला, या ये नहीं निकला, एक निकल गया, ठीक। तो आप क्या कहोगे? सर आफ्टर क्लास 12th आई अपीयर्ड इन एनडीए, जेई मींस अग्निवीर मत बोलना, ठीक, मैं भी रीजन बताऊंगा, एंड सीयूईटी इन विच आई क्लियर्ड जेई मींस। आपको ये नहीं बताना आपने कौन कौन से एग्जाम नहीं क्लियर की। अग्निवीर इसलिए नहीं कह रहा हूँ, जो थोड़ा सा मेरी आइडियोलॉजी है। आप एक सिपाही का एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए, जैसे नहीं हो पाया, सेक्शनल कट ऑफ होती है, कई बार बच्चों से नहीं हो पाता, और आप एनडीए का एग्जाम ऑफिसर देने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऑफिसर के माइंड में चीज़ ट्रिगर करेगी कि ये बच्चा सोल्जर का एग्ज़ाम में रह गया और ये ऑफिसर का एग्ज़ाम देने जा रहा है। सो मेरे हिसाब से अगर आपने अग्निवीर दिया है, एयरफोर्स का, नेवी का, किसी का भी, वो आपका नहीं हुआ तो मत मत बताइए ये चीज़। सिर्फ इतना बताइए कि मैं एनडीए दिया। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एनडीए दिया आफ्टर क्लास 12th, आप ये बता देना एनडीए दिया। और अगर आपने नहीं अपीयर किया तो जल्दी से जल्दी अपीयर करिए, ओके। अपीयर करिए। सब ने अपने लाइफ में सारे एग्ज़ाम दिए हैं, जैसे पॉलिटेक्निक के लिए बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, या को करिकुलर या स्कूल कॉम्पिटिशन्स नहीं ऐड करने, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पूछे गए हैं इसमें। आप सब 12th के बाद अपीयर करेंगे। अगर आपने अपीयर किया है, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया, तो वो भी बताइए, सर आई अपीयर्ड इन जेई मेंस इन विच द रिजल्ट हैड नॉट अराइव, मतलब अभी रिजल्ट नहीं रिलीज हुआ और वो अभी नहीं आया, तो वो भी समझेगा। क्योंकि अगर आप किसी इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, आप जैसे मान लीजिए आप अगर एनडीए का इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, तो आपने तो एनडीए क्लियर किया ना, आपने तो जेई मेंस क्लियर किया, तभी आप टीईएस या डायरेक्ट एंट्रीज के थ्रू जा रहे हैं। तो आपके पास एक प्लस पॉइंट रहेगा, वही आपको लिख देना है, इन विच आई हैव क्लियर्ड दिस, ठीक। तो ये आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा और ये बताएगा कि आप फेलियर से निराश नहीं है ज़्यादातर, ठीक। अब जैसे मैंने ऊपर बताया था कि ये पूछा गया था व्हाट वाज योर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, तो इसमें आपने बताया कि मैंने पीसीएम चूज किया। तो आपको बता देना है कि ये सब्जेक्ट्स मुझे लॉजिकल लगते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं। देखिए, 2 वर्ड बोलने से वो एक अलग इम्पैक्ट डालता है कि दी सब्जेक्ट्स आर लॉजिकल, दीज आर इंटरेस्टिंग, या मेरे टीचर्स या पेरेंट्स ने एडवाइस दी है, बी नेचुरल, ठीक। और एक लाइन मैं भी बोलूँगा, वो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगी। देखिए, इन एसएसबी इंटरव्यू, इन एसएसबी इंटरव्यू और इन एनी इंटरव्यू विच विल यू फेस इन योर लाइफ, ओके, टेल ऑनेस्टली, सब ईमानदारी से बताओ, ठीक। बट यहाँ मैं बट लिख दे रहा हूँ, बट डोंट टेल एवरीथिंग। ये एक चीज़ है, जो रूल बहुत ही अच्छा है, जो मैंने सीखा लाइफ में अभी तक, कि एसएसबी इंटरव्यू में जो आपसे पूछा जाए उसका ईमानदारी से एकदम सही उत्तर दीजिए, ठीक। पर सब चीज़ों का उत्तर मत दीजिए। जैसे आपसे पूछा कि आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर किया, हाँ सर किया, आपका आंसर ऑनेस्ट था, ओके। किस किस में किया? सर एनडीए, जेई मेंस, अग्निवीर छोड़ दिए, सीयूईटी। आपने सब नहीं बताया। अगर आपने अग्निवीर नहीं पूछा, अग्निवीर नहीं बताया, या आपने अग्निवीर बताया और आपका ही मेरा नहीं हुआ, तो एक आपसे लास्ट में पर्सनल क्वेश्चन उठेगा कि व्हाई यू नॉट एबल टू क्लियर अग्निवीर। एक उसके मतलब इंटरव्यूइंग ऑफिसर के माइंड में एक चीज ट्रिगर करने लगेगी। तो हमें कहीं भी एकदम स्मूथ इंटरव्यू हमें देना है। डोंट टेल एवरीथिंग बट टेल ऑल थिंग करेक्ट। जितना बोलो सही बोलो, सब चीज मत बोलो, ठीक। ये चीज करेंगे तो मेरे हिसाब से आप फायदे में रहेंगे, ओके। हमने कहाँ तक क्लियर कर लिया? विच एग्जाम्स यू हैव अपीयर्ड आफ्टर क्लास 12th। अब नेक्स्ट है व्हाट आर योर अल्टरनेट करियर ऑप्शंस, ओके। इस चीज को हम साइड में रखते हैं, आइए इसी के नीचे देख लेते हैं। व्हाट आर द अल्टरनेट कैरियर ऑप्शंस, ठीक। अल्टरनेट कैरियर ऑप्शन का मतलब आप जैसे एनडीए की तैयारी में लगे हैं
या आप लेफ्टिनेंट बनना चाहते हैं आर्मी में, और आप इसके अगर नहीं होता है किसी बच्चे का, तो आप इसके अलावा क्या क्या करेंगे? देखिए, आर्मी या कोई भी इंटरव्यूइंग ऑफ ऐसा नहीं चाहता कि कोई बच्चा किसी एक चीज के पीछे स्टक रहे। वो हमेशा चाहता है कि वो तैयारी करे उस एग्जाम की, अपना बेस्ट दे, उसका ब्राइट चॉइस वही रहे, ब्राइट कैरियर उसका ऑप्शन वही रहे। उसके अतिरिक्त वो और भी एग्जाम में अपीयर करे, ताकि वो जो युवा टैलेंट है वो कंट्री के किसी ना किसी काम तो आए, कम से कम वो वेस्ट तो ना जाए। सो आपको ये नहीं दिखाना है कि सर मैं जी ही नहीं पाऊंगा इस नौकरी के बिना, ठीक। आपको ये नहीं बताना है कि सर मैं इस नौकरी के बिना जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा, ऐसा नहीं बताना है आपको। ये बोलने का तरीका, एक टेक्निक है ऑफ आंसरिंग, वो मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे आपसे पूछेगा व्हाट आर योर अल्टरनेट करियर ऑप्शन, सो आपको इस तरह का आंसर देना है। सर आई विल कंटिन्यू टू attempt defense competitive exam, defense competitive exams till such time my age permits। मतलब जब तक मेरी एज परमिट करती है या जब तक मेरे अटेम्प्ट्स बचे हैं, तब तक मैं वो एग्जाम दूंगा। अलोंग साइड या इन मीन वाइल या इन मीन टाइम, ओके। आप अलोंग साइड लिख सकते हैं या इन मीन टाइम लिख सकते हैं। इन मीन टाइम आई विल ऑल्सो अपीयर in other exams, in other competitive exams, okay, but defense will always remain my bright career option। ये आपको लिखना कि डिफेंस जो है वो हमेशा मेरा ब्राइट कैरियर ऑप्शन रहेगा। और डेफिनेटली अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ब्राइट कैरियर ऑप्शन है, यानी सबसे ज़्यादा आप प्रायोरिटी इसी को ही देंगे, ओके। ये आपको बोलना है, पर आपको ये नहीं बोलना है कि नहीं सर ऑक्सीजन ही है, रह ही नहीं पाएंगे, ठीक। एक ऑफिसर इतनी जल्दी नहीं दम तोड़ता कि आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी है, आपको पता है ऑफ एक सोल्जर की लाइफ में उसे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं, तो आपकी अंदर ऐसी टेंडेंसी रहे कि आपके साथ कितना भी बुरा हो जाए आप उसको झेल लें, ठीक। सो डेफिनेटली फेलियर टीच मोर देन सक्सेस, ठीक। वो आपको स्ट्रांग बनाते हैं, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है व्हाट को करिकुलर एक्टिविटीज डिड यू पार्टिसिपेटेड इन कॉलेज। बहुत सारी हैं यार, जरूरी नहीं है। जैसे मैं जो है, मैं फर्स्ट टाइम में को करिकुलर एक्टिविटी मैंने बहुत सारी स्कूल में पार्टिसिपेट की, बट मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था। जरूरी नहीं है सर्टिफिकेट हो, आप खुद ही एक सर्टिफिकेट है, वो आपसे घूम फिर के फिर पूछ लेगा। मैं बताऊंगा कैसे क्रॉस चेकिंग करेगा। इन क्लास 8th जैसे कि आप चंद्रशेखर आज़ाद बने, कोई ड्रामा में पार्टिसिपेट किए, आप रानी लक्ष्मीबाई बने, किसी पे पार्टिसिपेट किए किसी चीज़ में, सो आपको बताना है कि सर मैं इस क्लास 8th में यहाँ पार्टिसिपेट किया। आपने कोई आर्ट कंपटीशन दिया, बहुत सारे बनाए होंगे यार आर्ट क्लास में, 9th to 12th में बहुत सारी आर्ट्स बनाई होंगी। साइंस एग्जीबिशन में भी पार्टिसिपेट किया है, ये भी आपको बताना है। कुछ मेमोरीज होंगी, ज़रूरी नहीं है, सर्टिफिकेट डजेंट मैटर, ठीक। सर्टिफिकेट तो कोई बाहर से भी बनवा सकता है भाई, सर्टिफिकेट क्यों मैटर करेगा। आपने गोल्ड मेडल जीत, को करिकुलर एक्टिविटीज में आपको यही लिखना है, ठीक। ड्रामा, आर्ट, साइंस एग्जीबिशन, कुछ क्राफ्ट बनाया है, कुछ ऐसी चीजें बनाई हैं, आपको स्पोर्ट्स नहीं लाने हैं इसके अंदर, ठीक। आपसे को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने पूछ लिया, जो उन्होंने पूछना था आप उनको एक्सप्लेन कर देंगे, वो ये सारी चीजें नोटेड कर लेगा। अरे मैं पूछूं वही मैं बताऊंगा। CIQ 8 सबसे ज्यादा एक होता है थ्रिलर पार्ट, जहां पर आपकी क्रॉस चेकिंग की जाती है कि आपने जो जो बताया वो सही तो है कि आप मनगढ़ंत बता रहे थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अबाउट योर सर्कल ऑफ फ्रेंड्स एंड व्हाई डू यू थिंक दे आर योर बेस्ट फ्रेंड। आप देखो, बेस्ट फ्रेंड व्यक्ति का एक ही होता है, कोई भी, आपका भी एक ही होगा। अगर कई सारे हैं तो नहीं, एक ही को चूज करिए जिसको आप सबसे ज्यादा मानते हैं। वट अबाउट योर सर्कल ऑफ फ्रेंड्स व्हाई डू यू थिंक ही इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो इसका एक ही आंसर देना है। देखिए, आप किसी को बेस्ट फ्रेंड क्यों बनाएंगे, उसकी आदतें आपकी आदतें मिलती होंगी, उसका ऑरा और आपका ऑरा मिलता होगा, तभी आप दोनों दोस्त बने। देखिए, ऑरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, आप फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे। वो हमारी बॉडी में भी कई सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, एटम से बनी है हमारी शरीर भी। सो
हम इस बॉडी का भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो उस बॉडी को पूरा कवर अप करे रहती है, उसी को हम ऑरा कहते हैं। अब आप कहेंगे कि जब हम साधना करते हैं तो ऑरा हमारा डेवलप होता है। जैसे आपने देखा है भगवान की कहीं फोटो बनी रहती है तो उसके पीछे गोल-गोल चक्र घूमता रहता है, वो चक्र उनका ऑरा डिसाइड करता है। वो उनका ऑरा है जो इतना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, इतना ज़्यादा डेंस हो गया है कि वो विज़िबल होने लगा है, ठीक? सो आपके फ्रेंड और आपकी आदतें मिलती मिलती होगी तभी आप, तो आपको सिंपली आंसर देना है सर आई हैव अ लार्ज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। सर मेरे कई सारे दोस्त हैं, आई हैव अ लार्ज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स इन विच सो एंड सो इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। मान लो कि मान लो उसका नाम है रणवीर, नाम है रणवीर, मेरा पक्का दोस्त है, रणवीर इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। उसके बाद एक लाइन बोल देना है बिकॉज़ ही इज सेल्फलेस एंड सेल्फलेस, 2 लाइन बोलनी है, एंड ट्रस्टवर्दी। आप क्या चाहते हैं आपका दोस्त सेल्फलेस हो, मतलब जो दूसरों की मदद करे, और ट्रस्टवर्दी हो। ट्रस्टवर्दी तो सबसे बड़ी चीज़ है यार, बिना विश्वास के दोस्ती कैसी, ठीक? ट्रस्टवर्दी और सेल्फलेस पर्सन है, ओके? 2 चीज़ हो गई। अब आपके दोस्त से बात हट गई, ज़्यादा नंबर नहीं स्ट्रक करना है, ठीक? व्हाट आर योर अल्टरनेट करियर ऑप्शन हो गई, करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, फ्रेंड्स का हो गया। अब आ गया टीचर का नाम, टीचर कि कौन से टीचर आपको इम्प्रेस किए, कौन से टीचर आपको डिसअपॉइंट किए। सिमिलर कि सर आई है, देखो इसमें आपको किसी भी जिससे आप डिसअपॉइंटेड भी हो उसकी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, बिकॉज वो आपसे सीनियर है। सो आपको ऐसे बोलना है सर आई हैव आई आई हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल टीचर्स हु टॉट मी, ठीक? आप यहाँ भी लिख सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, आप जहाँ से भी पढ़ते हैं, ऑनलाइन एंड इन स्कूल या इन कॉलेज, ठीक? ये आप लिख देना, ठीक? मेरे मेरे हृदय में सबके प्रति रिस्पेक्ट है, ठीक? अब क्यों रिस्पेक्ट है, जैसे माय फेवरेट टीचर, आपको ये नहीं बोलना विच टीचर हैज इम्प्रेस्ड मी, माय फेवरेट टीचर कौन है, आप उनका नाम बता दीजिएगा, ठीक? और क्यों है सर, बिकॉज ऑफ हिज स्टाइल ऑफ टीचिंग, वो ऐसा पढ़ाते थे। जैसे खान सर बहुत लोगों के फेवरेट है, क्यों? हिज स्टाइल ऑफ टीचिंग, ठीक? दूसरी चीज, ही इज अप्रोचेबल, बच्चा क्या चाहता है कि जो टीचर हो वो अप्रोचेबल हो, अगर आप उनसे डाउट पूछें तो क्लास के बाद में भी बता दें, ठीक? अप्रोचेबल, अच्छे वर्ड आपको सेलेक्ट करने हैं। आप मुझसे भी बहुत अच्छे वर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बहुत बेटर आंसर दे सकते हैं, पर मैं आपको एक रोड मैप दे दे रहा हूँ, आप मुझसे कई गुना अच्छा कर सकते हैं। सेकंड थिंग जैसे डिसअपॉइंटेड वाला कि सम टीचर्स हैव डिसअपॉइंटेड यू, तो आपको सीधा सीधा बोलना है सर आई वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड बाई एनी टीचर, आई वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड बाई एनी टीचर। देखो टीचर्स आपको मारते हैं, आपके अच्छाई के लिए ही मारते हैं, ठीक? आपको ये नहीं बोलना है कि सर मैथ वाले सर थे, उनका लड़का क्लास में पढ़ता था, वो उनके फेवर में ज़्यादा काम करते थे, उसको न मार्क्स दे देते थे ज़्यादा और हम सबको नहीं देते थे। देखिए ऐसा नहीं करना है, ठीक? बाय एनी टीचर कभी भी ऐसा नहीं कहना कि जैसे कोई टीचर किसी बच्चे को टारगेट कर लेता है फिर उसकी पिटाई करता है, आपको ये सब भूल जाना है यार। मैंने क्या कहा, जो कहो सच कहो पर सब ना कहो, ठीक? हर हर स्टेप पे आपको ध्यान रखना है, ठीक? आपको ही लिखना है सर आई वाज नॉट डिसअपॉइंटेड बाय एनी टीचर, दे वर ऑल डेडिकेटेड, दे वर ऑल डेडिकेटेड। और एक वर्ड आपको ये भी एडिट कर देना है कि सर बिकॉज ऑफ माई ऑल टीचर्स आई एम सिटिंग हेयर टुडे एंड फेसिंग एसएसबी इंटरव्यू। सर आज उन्हीं सारे टीचरों की डांट मार की वजह से ही मैं इंटरव्यू में बैठा हुआ हूँ आपके सामने, एग्जाम क्लियर करके आया हूँ, ठीक? सो उसको लगेगा कि नहीं, बच्चे के पास दोनों परसेप्शन है, वो सही सोचता है। फिर एक सीधा सा क्वेश्चन है जो कि वो जानना चाहता है कि आपके अंदर वो तो नहीं कि सर पास कर दीजिए, प्लीज़ पास कर दीजिए, ये चीज़ नहीं। आप अपनी फाइनेंशियल इशू को दिखा करके कहीं पास नहीं हो सकते। आप आपके घर में फाइनेंशियल इनकम नहीं है, इससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, इनसे उनको फ़र्क नहीं पड़ता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर को। उनको देश के लिए बेस्ट चाहिए, उनको वो खुद के लिए थोड़ी सेलेक्ट कर रहे हैं, वो कंट्री के लिए कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए डिड यू फेस एनी फाइनेंशियल इशू इन फेसिंग योर एजुकेशन, सीधा सीधा कह दो नो सर, सीधी सी बात। तो इस तरह से आपका CIQ 1 खत्म। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें तो आप पूछिएगा जरूर। देखिए मैंने यहाँ नो सर क्यों कहा फाइनेंशियल इशू में, अगर आप फाइनेंशियल इशू कहेंगे तो वो कहेंगे कि आपने जॉब क्यों नहीं की, आप 18+ हो गए, आपने जॉब क्यों नहीं की, आप ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाए बच्चों को, तो कई सारे क्वेश्चन हो जाते हैं यार। इसीलिए जितना फ्लेक्सिबल, जितना नैरो और जितना स्मूथ अपना CIQ दोगे, उतने कम PQs उठेंगे, उतने अच्छे से तुम इंटरव्यू पास कर पाओगे।
I hope you will all understand this. If I did any something wrong in the spellings and somewhere, आप उन सबको खुद ही सही करिए और प्रोसीड करिए आगे अच्छे से। ये सारे CIQs के क्वेश्चन आप देखे रहिएगा, ये सब आप पढ़ के तैयार करे रहिए। ऐसा ही कुछ मिलेगा आपको, जरूरी नहीं है सिमिलर मिले, हर बार कुछ चेंजेस रहते हैं। बट अगर आप से क्वेश्चन पूछेंगे उसमें 90% आपने पहले से तैयार किए हैं, डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस होगा वो अलग ही लेवल पे होगा, आप 10% का और भी आंसर दे देंगे। आई होप you all enjoy this video. Thanks for watching. If you feel that this video is give you something more and something educational and something new which you जिसके बारे में आपको पहले नहीं पता था, then you can press the subscribe button or proceed. Thank you.